हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी संस्कृत की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये संस्कृत बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है संस्कृत वर्णनाम परिचय। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। इस टॉपिक से 5 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, 20 मिनट्स की क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। इसमें माहेश्वरी सूत्रानी, उच्चारण स्थानानी, बाह्य प्रयत्नानी और अभ्यंतर प्रयत्नानी, ये 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। सिर्फ 5 मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है ये आपके एग्ज़ाम में। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ड्यूरिंग क्लास हम इन नोट्स को यूज़ करेंगे। ये नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, एक फ़ोन नंबर दे रखा है। उस फ़ोन नंबर पर क्लिक करते ही आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप हेलो लिखिए, आपको ये नोट्स वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगा। इनसे आप पढ़ लीजिए। मैंने कई सारी बुक से ये नोट बनाए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए हम ये संस्कृत वर्णनाम परिचय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम संस्कृत। संस्कृत खुद 3 वर्ड से मिलकर बना है। सम, जो कि एक उपसर्ग है, क्र, जो कि एक धातु है, और कित, जो कि एक प्रत्यय है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं या वो वर्ड होते हैं जो किसी धातु के पहले लगते हैं। देखिए, सम क्र धातु के पहले लगा हुआ है, इसलिए सम एक उपसर्ग हो गया। प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो धातु के बाद लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जो धातु से पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो धातु के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। धातु एक कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजी, किसी भी फंक्शन का होना या करना जो है धातु कहलाता है इन संस्कृत। आगे हम बात करते हैं वर्ड। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ड। तो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही संस्कृत में वर्ड होते हैं। इनको अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर इनका सिनोनिम्स है। आई इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन है वर्ड उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसको अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता। विभक्त मतलब और ज़्यादा, विभक्त मतलब और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि आ, ई, का, ख, गा, ढा, कुछ भी लेकर। बात करते हैं का पर। क्या का को और ज़्यादा स्प्लिट किया जा सकता है? जो सबसे छोटी संस्कृत वर्णमाला की सबसे छोटी यूनिट हो सकती है वो वर्ड होती है। तो उस छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको वर्ड कहते हैं। वर्ड का सिनोनिम्स अक्षर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। संस्कृत वर्णमाला यानी कि जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होती है वैसे ही संस्कृत को संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, स्वर और व्यंजन। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 व्यंजन होते हैं। वैसे ही संस्कृत वर्णमाला में 2 टाइप्स के वर्ड होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को अच भी कहा जाता है। अभी के लिए ये टॉपिक बस याद रखना है कि स्वरों को अच भी कहा जाता है और व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, अच क्या होता है, हल क्या होता है, ये आने वाले टाइम में, अभी ये अगली क्लासेस में पार्ट 2 में जब माहेश्वरी सूत्र आपका ख़त्म हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो स्वर, अगर स्वर की डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते, राजन्ते मतलब खुद बोले जाते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। कोटेशन है संस्कृत, याद करनी है। बात आती है इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन होती है जो वर्ड अन्य वर्ड की सहायता के बिना उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित मतलब प्रोनाउंस किए जाते हैं, ऐसे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। सेम वोवेल्स की डेफिनेशन थी। वोवेल्स भी ए ई आई ओ यू, ये ऐसे वर्ड थे जिनको बोलने के लिए हमको कॉन्सोनेंट्स की हेल्प नहीं चाहिए होती थी। इनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 13। इनकी संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। कहीं कहीं पर आपको 9 भी देखने मिलेगी।
9 और 13 कैसे वेरी करती है वो आने वाली क्लासेस में हम अभी बात करेंगे। तो स्वरों पे ये बात हो गई। बात आती है व्यंजन। तो कहते हैं इनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता होती है। बिल्कुल स्वर के अपोजिट में बात करेंगे तो व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं का एक व्यंजन है। का को अगर स्प्लिट करूँगा मैं तो का को स्प्लिट करने के लिए हमको का हलंत प्लस छोटा आ। हलंत किसी भी चीज़ के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो यानी कि उसमें स्वर इंक्लूडेड नहीं है। ये का के नीचे जो इस तरीके से लगा हुआ है ये उसको कहते हैं हलंत। इसी तरीके से खा को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो खा हलंत प्लस छोटा आ। गा को करूँगा तो गा हलंत छोटा आ, डा हलंत छोटा आ। व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो हमारे टोटल जो संस्कृत वर्णमाला में वर्ड हुए वो कितने हुए? 46। ये बात समझ में आई आपको? व्यंजन की संख्या 33 और स्वर की संख्या 13। आगे चलते हैं। उसके बाद में आती है मात्रा। मात्रा क्या होती है? तो कहते हैं स्वरों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। क्या बोला? स्वर मैंने बताया ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। उनके उच्चारण काल मतलब टाइम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस करने में कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उसको कहते हैं मात्रा। तो स्वरों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। इस मात्रा के आधार पर, इस मात्रा के बेसिस पे जो स्वर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तीनों नाम याद रखने हैं। ये डेफिनेशन क्या क्या होती है बात करते हैं। स्वर का क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे? मात्रा के बेसिस पे। बात आती है ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बहुत ही धीमे स्वर में किया जाता है। धीमे स्वर मतलब बहुत ही स्लो वॉइस में किया जाएगा, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक जैसे कि नाम से पता लग रहा है इसमें सिर्फ एक मात्रा होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है इसकी संख्या कितनी होती है? 5। हमने अभी पढ़ा स्वर 13 होते हैं। 13 कैसे होते हैं वो बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर होते हैं 5। कौन कौन से? ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। आ, ई, ऊ, ऋषि और लिरा। ये ला नहीं है, लिरा है। आ, ई, ऊ, ऋषि और लिरा, ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको एक मात्रिक भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। तो जब वहाँ धीमे स्वर में किया जा रहा था उच्चारण, तो यहाँ पे ऊंचे स्वर में किया जाएगा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बहुत ही ऊंचे स्वर में किया जाता है, इनकी संख्या 8 होती है। अब क्योंकि ये एक मात्रिक थे तो ये द्विमात्रिक होंगे, 2 मात्रा वाले। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? 8 कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि, लिर, छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब ये ऋषि आप देख रहे होंगे, ऋषि यहाँ पर भी है, ऋषि यहाँ पर भी है। तो ये जो होता है ना, ये हमारा ऋषि छोटा ऋषि होता है जिसपे सिर्फ एक टा लगा हुआ होता है बाद में। लेकिन अगर इस तरीके से आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, इस तरीके से अगर इस तरीके से बना हुआ है तो वो बड़ा ऋषि होता है। तो बड़ा ऋषि दीर्घ स्वर होता है और छोटा ऋषि ह्रस्व स्वर होता है। थर्ड आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का बहुत ही कम यूज़ हमको संस्कृत में देखने को मिलेगा। इनका प्रयोग किसी को दूर से बुलाने पर किया जाता है। मान लो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा दूर रखी है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए मैं प्लुत स्वर का प्रयोग करूँगा। दूसरा, इन स्वरों का प्रयोग वेदों में मिलता है। जैसा अभी मैंने बताया, संस्कृत के पोर्शन में इनका बहुत ही कम यूज़ मिलेगा, लेकिन जब हम वेद पढ़ेंगे, सनातन धर्म में जो वेद होते हैं उन वेदों में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर की कोई भी एक डेफिनेट संख्या नहीं होती है। इनकी कोई भी एक डेफिनेट काउंटिंग नहीं होती है। किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर जो 5 थे और 8 थे, इनके आगे 3 लगा दीजिए। संस्कृत में जो लिखा है 3 है, 3। किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे 3 बना दीजिए तो आपका ये 3 बना दीजिए, ये 3 बना दीजिए, ये 3 जो बना हुआ है। तो ह्रस्व स्वर देखिए, उससे पहले ये सब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हैं, उसके आगे मैंने 3 लगा दिया तो वो प्लुत स्वर बन गया। इनको त्रिमात्रिक भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब ह्रस्व स्वर एक मात्रिक और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, तो प्लुत स्वर क्या बनेंगे? त्रिमात्रिक, यानी कि 3 मात्रा वाले। इसलिए 3 लगाया आगे। आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मेरे को उस पर कॉल भी कर सकते हैं। उस नंबर के ज़रिए मेरे को कांटेक्ट कीजिए। अब अभी जो क्लासिफिकेशन था स्वर का, वो था
ऑन द बेसिस ऑफ मात्रा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अब जो स्वर का क्लासिफिकेशन है वो है स्थान के आधार पर। स्थान मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्वर को बोलते समय हमारे माउथ का कौन सा पार्ट यूज होता है, जैसे कि थ्रोट, पैलेट या फिर टंग या फिर टीथ या फिर सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट, कौन सा पार्ट यूज होता है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हमने स्वर को क्लासिफाई किया है। ये अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। उदात्त, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उदात्त, उद। तालु, तालु मतलब पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट दोनों। तालु आदि स्थानों के, स्थानों मतलब प्लेसेस के उच्च भाग से, उच्च भाग मतलब ऊपर वाले पार्ट से उच्चारित प्रोनाउंस होने वाले स्वर जो होते हैं वो उदात्त होते हैं। इसके अपोजिट में, बिल्कुल अपोजिट, अनुदात्त। तालु आदि स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित होने वाले स्वर जो होते हैं वो अनुदात्त होते हैं। तीसरा स्वरित, जो उदात्त और अनुदात्त की जब एक ही वर्ण में समानता होती है, यानी कि ऐसे वर्ण जो कि उदात्त भी होते हैं और जो अनुदात्त भी होते हैं वो स्वरित होते हैं। उच्च भाग और निम्न भाग दोनों से बोले जाएंगे। ये डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा स्वर का क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। बात करते हैं व्यंजन पे। व्यंजनों की संख्या मैंने बताई थी 33 होती है। 33 व्यंजन की संख्या होती है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन को अगेन क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25, अंतःस्थ व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4। तो 25 + 4 + 4 29 एंड 33 कंप्लीट हो गए व्यंजन 33। अब स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं उनको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पूरे संस्कृत में आपको काम आएगा, यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं उनको 5 वर्गों में क्लासिफाई किया गया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज़ पहले से भी पता होगी, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको एक बेस बनाने के लिए ये पोर्शन पढ़ाना पड़ता है। का वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ड आते हैं? का, खा, गा, घा, डा, ये 5 वर्ड आते हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। हर वर्ग में 5-5 अक्षर वर्ड आते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ग्रुप में, तो 5 5 जा 25 स्पर्श व्यंजन कंप्लीट। ये याद होनी चाहिए सीक्वेंस के साथ, क्योंकि जब हम संधि पढ़ते हैं, जब हम संज्ञा पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब हम कॉन्सेप्ट अलग दूसरे संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत यूज़ होते हैं। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन अंदर के स्थानों से बोले जाने वाले व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। यारा लावा, यारा लावा जो अक्षर हैं ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये प्रत्याहार क्या होता है और यड़ प्रत्याहार क्या होता है, ये आने वाले क्लासेस में जब हम माहेश्वरी सूत्र कंप्लीट कर लेंगे तब समझ में आएगा। अभी सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसको लर्न कर लीजिए कि यड़ प्रत्याहार। अंतःस्थ व्यंजन में बोल रहा हूँ मतलब यड़ प्रत्याहार। यारा लावा, अब आने वाले क्लासेस में कभी भी पूछूँ अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो यड़ प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ड कौन कौन से? यारा लावा। सेम ऊष्म व्यंजन हल प्रत्याहार, सॉरी यहाँ पर ये एक करेक्शन कर लीजिए, शल प्रत्याहार, शल, शाशा, साहा। मैं इसको सही कर लूँगा नोट्स में, जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें ठीक हो जाएगा। शल प्रत्याहार ऊष्म व्यंजन, शाशा, साहा, शल प्रत्याहार, इनकी संख्या 4 होती है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें शल प्रत्याहार वाले जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसको मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये शल प्रत्याहार है ना कि हल प्रत्याहार है, ठीक है। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए, हल नहीं है, ये शल प्रत्याहार है, ठीक है। शल प्रत्याहार, शाशा, साहा। तो व्यंजन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो गया। ये वर्ग जरूर याद होने चाहिए 5। थर्ड चीज़ आती है अनुनासिक और अनुनासिक। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी एग्जामिनर 1 मार्क्स के एमसीक्यू में या फिर जो हमारे वाइवा होता है उसमें पूछ लेते हैं कि अनुनासिक वर्ड क्या होती है। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण मुख और नासिका, मुख मतलब माउथ, नासिका मतलब नोज, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा होता है, जैसे कि आ, ई, ऊ, डा, उआ। ऐसे वर्ड जिनके ऊपर बिंदी लगी होती है उनको हम नाक से भी बोल सकते हैं, माउथ से भी। इनको बोलते टाइम दोनों पार्ट से एयर पास होती है, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं।
इसके अपोजिट में अनुनासिक, देखिए इसमें 2 ना है, इसमें 3 ना है, बहुत ज़्यादा क्लियर डिफरेंस है, याद रखिएगा। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, यहाँ पर नासिका और मुख दोनों इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुख। कोई भी वर्ड इनमें बिना अनुस्वार के लिख सकते हैं। अनुस्वार मतलब जो अक्षरों के ऊपर बिंदी लगी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुनासिक ऐसे वर्ड जो केवल मुख के द्वारा बोले जाते हैं, मुख मतलब माउथ के द्वारा बोले जाते हैं, ऐसे वर्ड अनुनासिक कहलाते हैं। यहाँ पर हमारा ये वर्ड परिचय का एक पोर्शन खत्म हो गया है। उसके आगे हमारे माहेश्वरी सूत्र आ जाते हैं और वर्ड स्थान तालिका आ जाती है। हम बात करते हैं माहेश्वरी सूत्र पर। माहेश्वरी सूत्र क्या होते हैं? माहेश्वरी सूत्राणी। तो थ्योरी ये थोड़ी सी ऐसा माना जाता है, जब शंकर जी ने डमरू बजाया था हमारे लैंग्वेज के लिए, हमारा थॉट्स के आदान प्रदान के लिए कोई भी मीडियम नहीं था, तब शंकर जी ने डमरू बजाया था, तब 14 माहेश्वरी सूत्रों के 14 माहेश्वरी सूत्र निकले थे, प्राप्ति हुई थी उनकी। इन सूत्रों की सहायता से पाणिनि, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, व्याकरण शास्त्र की रचना की थी। यानी कि व्याकरण शास्त्र की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। डमरू बजाया था शंकर जी ने, लेकिन इनको नोट किया था और उससे व्याकरण शास्त्र की रचना की थी या बनाया था, वो पाणिनि ने बनाया था, वो एक राइटर थे। ये 14 माहेश्वरी सूत्र, 14 माहेश्वरी सूत्र सीक्वेंस के साथ आपको याद होने चाहिए, इनके बिना संस्कृत नहीं पढ़ सकते। पहला अ ई ओड़, सेकंड रेल रक, थर्ड ए ओड, फोर्थ ए ओच, फिफ्थ है वरट, सिक्स लड़, सेवंथ अमड लनम, एट्थ है झ भया, नाइन्थ घा ढा धाशा, 10th जा बा गा डा दाशा, 11th खा फा छा ठा था चा टा तवा, दो दो के सीक्वेंस में, दो दो के पेयर बनाकर, खा फा छा ठा था चा टा तवा। 12th है का पाया, 13th है शाशा सारा, 14th है हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र आपको याद होने चाहिए। इन माहेश्वरी सूत्रों के बिना संस्कृत नहीं पढ़ी जा सकती, ये आपको किसी भी हाल में याद करने हैं। इससे आगे का पोर्शन बहुत कम रह गया है, बाह्य प्रयत्नानी, अभ्यंतर प्रयत्नानी और उच्चारण स्थान, सिर्फ ये पोर्शन रह गया है। उसको मैं अगली क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, 15 मिनट की वो क्लास होगी। तो इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। थैंक यू।